क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान में पहला अध्याय कौन सा है। तो सब लोग को जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है वो याद कर लेंगे। पहला जो चैप्टर है वो रसायन अध्याय बोला गया है, ठीक है। और दूसरा वाजीकरण अध्याय। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में पहला अध्याय रसायन और वाजीकरण दूसरा अध्याय है, ठीक है। तो सुश्रुत ने कौन से स्थान में रसायन का वर्णन किया है, ठीक है। और वाग्भट ने कौन से स्थान में रसायन का वर्णन किया है। किसी को मालूम है, कोई बता सकता है मुझे। चिकित्सा सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में रसायन का वर्णन किया है, वाग्भट ने कहा किया है, उत्तर स्थान में, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है वो अपने बुक में नोट करता जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है शिवानी। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 27 नंबर चैप्टर से लेके 30 नंबर चैप्टर तक रसायन अध्याय का वर्णन किया है, और वाग्भट ने उत्तर स्थान में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया है, ठीक है। जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है वो नोट डाउन कर लेगा। अब हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है रसायन अध्याय। रसायन में सबको मालूम है कि 4 पाद होते हैं, ठीक है। ये आपको नाम सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, और हर एक पाद में कितने योग बोले गए हैं ये याद होने चाहिए। तो पहला आता है हमारा, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे भी लिखी हुई है ये सबसे ऊपर कॉर्नर में, रसायन अध्याय में 4 पाद बोले गए हैं, ठीक है। ये पहला पाद होता है अभय आम्ल की रसायन, दूसरा होता है प्राणकामी, तीसरा पाद होता है कर प्रचीतीय, और चौथा होता है आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय, ठीक है। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बना लिया है आपका APKA, आपका इस तरीके से सीक्वेंस याद होता है। तो अभय आम्ल की रसायन में कितने योग होते हैं, 6 योग होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्राणकामीय, प्राणकामीय में कितने योग होते हैं, 37 योग होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कर प्रचीतीय अध्याय, कर प्रचीतीय में कितने योग बोले गए हैं, 16 योग बोले गए हैं, 16। एंड लास्ट वन इज आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय, जिसमें कि 4 योग बोले गए हैं, जो टोटल होता है 63। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है पीजी लेवल पे, ठीक है। जैसे पूछ दिया कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि रसायन में कितने पाद होते हैं, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हुआ। देन अब इनको और अच्छे से अगर पूछना हुआ तो पूछ देंगे कि कर प्रचितीय जो पाद है उसमें कितने योग बोले गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हम सीक्वेंस APKA आपका, और 6, 37, 16, 4, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, नहीं समझ आता है आप बार बार पूछ लेंगे मुझसे, ठीक है। इस तरीके से आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने बुक में। मीनिंग, हेलो मैम योग का मीनिंग क्या हुआ। योग मतलब कितने, जैसे मान लो कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन होते हैं, योग का मतलब हो गया मेडिसिनल प्रिपरेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभय आम्ल की जो रसायन पाद है, ठीक है, उसमें 6 योग बोले गए हैं। तो पूछा जाता है कई बार कि पहला योग क्या होता है, फॉर्मुलेशन, जैसा कि बच्चे ने बताया राहुल महतो, फॉर्मुलेशन मतलब प्रिपरेटिव मेडिसिन। तो पहला योग आता है प्रथम ब्रह्म रसायन, दूसरा योग आता है द्वितीय ब्रह्म रसायन, तीसरा आता है च्यवनप्राश। समझ रहे हो, इस तरीके से इसी को हम योग कहते हैं, ठीक है बेटा। हेलो बच्चे, समझ आया आपको योग का मतलब क्या होता है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि हर एक पाद में कितने योग बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे तो चरक संहिता में कितने योग बताए गए हैं आप लोगों को मालूम है, टोटल योग पूरे चरक संहिता में। अगर नहीं मालूम है तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये ढूंढ के लाना होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि पूरे चरक संहिता में कितने योग बोले गए हैं, ठीक है। तो सबके नंबर्स हमें नहीं याद करने होते, इंपॉर्टेंट होता है रसायन और वाजीकरण में कितने योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि कितने, जैसा कि इस बार भी जो आयुर्वेद एमओ का एग्जाम हुआ था यूपी में, उसमें भी पूछे गए थे, ठीक है, कि कितने रसायन में टोटल योग। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रसायन अध्याय में टोटल कितने योग बोले गए हैं, टोटल कितने फॉर्मुलेशन होते हैं, तो टोटल आगे यहाँ पे हमें मार्क करना होगा 63। अगर पर्टिकुलरली किसी एक पाद का नाम दे दिया कि अभया आम्लकीय पाद में कितने योग बोले गए हैं, तो वहां पे हमें ऑप्शन देखना होगा 6 कहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है? यस। वॉइस नहीं आ रही मैम। हेलो, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था कॉल। ठीक है, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी बच्चे? यस मैम। मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें ये जानना है कि हर एक पाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन बोले गए हैं। ठीक है, तो पहला हम पाद जो अभया आम्लकीय पाद देख रहे हैं, उसमें हमें मार्क करते हुए जाना है। पहला पाद होता है ब्रह्म रसायन, प्रथम ब्रह्म रसायन। ठीक है, दूसरा पाद होता है द्वितीय ब्रह्म रसायन। देख रहे हो हाईलाइटेड है, मैं इसको और भी ज्यादा हाईलाइट कर देती हूँ। आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम ब्रह्म रसायन, देन द्वितीय ब्रह्म रसायन, देन आता है च्यवनप्राश, देन आता है आम्लक रसायन, नेक्स्ट वन इज हरितक्यादि रसायन एंड हरितक्यादि योग। तो ये 6 योग बोले गए हैं प्रथम पाद में। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय पाद। दूसरे पाद में कौन कौन से योग बोले गए हैं? तो पहला जो योग आता है वो आम्लक घृत का आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आम्लक अवलेह का। तो जो आम्लक, हम कैसे याद रखेंगे चीजों को? तो प्रथम पाद में जो है प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश है, हरितक्यादि योग है, हरितक्यादि रसायन है। ठीक है, ये प्रथम पाद में आ गए। द्वितीय पाद में आम्लक से रिलेटेड योग बोले गए हैं, जैसे आम्लक घृत हो गया, आम्लक अवलेह हो गया, आम्लक चूर्ण हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नागबला रसायन, 19 बलादी रसायन और भल्लातक के 10 योग। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 19 बलादी रसायन का वर्णन किस पाद में आया है, या फिर पूछ देगा कि जो भल्लातक के 10 योग बोले गए हैं वो किस पाद में बोले गए हैं। तो आप यहाँ से कई बार जब पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रथम पाद में है या द्वितीय पाद में है या तृतीय पाद में है। इस तरीके से याद हो जाएंगे चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तीसरे पाद में कौन कौन से योग बोले गए हैं।
तो पहला आप लोग देख रहे हो कि आम्लक आयास ब्रह्म रसायन, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रथम पाद में है आम्लक रसायन, द्वितीय पाद में है आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, आम्लक चूर्ण, ठीक है। और तृतीय पाद में है आम्लक आयास ब्रह्म रसायन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अयस का वर्णन आ गया है, आम्लक अयस, अयस का मतलब होता है लौ, अब यहाँ पे लौ का भी यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए नाम लिखा हुआ है आम्लक आयास ब्रह्म रसायन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है केवल आम्लक रसायन, लौ रसायन, इंद्रिय रसायन, मेध्य रसायन, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, आप उसको हाईलाइटेड कर लोगे अपने बुक में, मेध्य रसायन का भी और इंद्रिय रसायन का भी। देन नेक्स्ट आता है पिप्पली रसायन, इसके बाद है पिप्पली वर्धमान रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाजीत रसायन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही उठा के दे देते हैं कि मेध्य रसायन का वर्णन किस पाद में आता है, या पिप्पली वर्धमान रसायन का वर्णन किस पाद में आता है, या शिलाजीत रसायन का वर्णन किस पाद में आता है। तो यहाँ से हम चीजों को याद रखेंगे कि किस योग का वर्णन किस पाद में आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको कई बार पढ़ोगे ना, जब भी आप चरक संहिता की बुक खोलो तो सबसे पहले आपको यही फ्रंट पेज खोलना है, ठीक है, जो इंडेक्स लिखा हुआ है, और आपको एक बार पढ़ जाना है कि प्रथम ब्रह्म रसायन में प्रथम पाद में कौन कौन से योग हैं, द्वितीय पाद में कौन से योग हैं, तृतीय पाद में कौन से योग हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज में कि चतुर्थ पाद में कौन से योग बोले गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोगों ने मार्क कर लिया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चतुर्थ पाद में कौन कौन से योग बोले गए हैं, ठीक है। तो चतुर्थ पाद में देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट 2 योगों का नाम याद रखना है, मेनली 3 सॉरी। पहला है इंद्रोक्त रसायन, दूसरा है द्रोणी प्रावेशिक रसायन, एंड तीसरा है आचार रसायन। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आचार रसायन का वर्णन किस पाद में आया है, क्योंकि आचार रसायन का वर्णन सिर्फ और सिर्फ चरक संहिता में आया है और कहीं नहीं आया है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आचार रसायन किसकी मौलिक देन है, ठीक है, या किसने इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ आचार रसायन का वर्णन किया है। तो हमें याद रखना है कि आचार्य चरक ने आचार रसायन का वर्णन किया है। दूसरा कहाँ पे किया है, तो चिकित्सा स्थान में किया है। किस चैप्टर में किया है, तो रसायन अध्याय के 4थे पाद में किया है, ठीक है। और इसके बाद एक आता है कि प्राणाचार्य की परिभाषा कहाँ पे बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्राणाचार्य के बारे में भी बोला गया है, ठीक है। इस तरीके से हम चैप्टर्स और उनके अंदर कितने योग बोले गए, इंपॉर्टेंट किस पाद में कौन से योग बोले गए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कई बार पढ़ोगे ना, जब भी बुक खोलो तो इस पेज को एक बार देख लो, किस पाद में कौन से योग हैं, एक बार उसको पढ़ लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहला चैप्टर। आप लोग भी अपने अपने बुक के पेज खोल लो, ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा पहला पाद, रसायन अध्याय का पहला पाद, अभ्य आम्ल की रसायन, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो मैंने ऊपर भी लिख रखा है। आप लोग चाहो तो ऐसे अपनी बुक में ऊपर भी लिख सकते हो, या अगर नोटबुक बनाना चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, जिससे कि सारी चीजें एक साथ रहें।
ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चिकित्सा स्थान को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देख देख रहे हो लिखा होगा, एक रहस्य स्थान है, देन औषध स्थान है और योग स्थान है। ठीक है, क्यों रहस्य स्थान का इसको बोला गया है? क्योंकि इस चिकित्सा स्थान के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रिपरेशन, जो कि योग हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में बोला गया है, इसलिए इसको रहस्य स्थान भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें इसमें औषध का वर्णन आया है, इसलिए इसको औषध स्थान भी कहा जाता है। देन योग का मतलब वही फॉर्मुलेटिव, जो प्रिपरेटिव मेडिसिन है या फॉर्मुलेशन है, उसका वर्णन आया। सबसे ज्यादा योग इसी चिकित्सा स्थान में है। ठीक है, इसलिए इसको औषध स्थान या योग स्थान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो उसके नीचे लिखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, बाबा आमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। तो ये एक कोड हमने तैयार किया है कि कैसे हम याद रखेंगे कि प्रथम पाद में कितने, जो 6 योग हैं उनको हम नाम कैसे याद रखेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। बाबा आमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया, मतलब प्रथम जो वर्ड है बाबा, मतलब पहला ब प्रथम ब्रह्म रसायन, दूसरा ब द्वितीय ब्रह्म रसायन। ठीक है, उसके बाद जो आमला आया है उससे आम्लक रसायन, देन द नेक्स्ट वन इज च्यवनप्राश इटसेल्फ, देन उसके बाद से 2 हरा हरा हो गया। एक हरा का मतलब हरितक्यादि रसायन, दूसरे हरा का मतलब होता है हरितक्यादि योग। तो ये 6 जो योग हमने पढ़ा था उसी के बारे में एक फॉर्मूला बना के हमने तैयार किया है, जिससे कि एक सिंक्रोनाइज वे में हमें याद रहे चीजें। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी अपने या तो बुक के ऊपर नोट कर लो या कहीं नोट कर लो, या चाहो तो एक स्टिक नोट्स जो आते हैं उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है, हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चरक संहिता में जितने विमर्श होते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। हम विमर्श को पढ़ते हुए चलेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि विमर्श बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला देख रहे हो कि विमर्श का जो सेकंड लाइन है, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है, एक श्लोक आया है। ठीक है, इहम खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है। तो श्लोक में कहता है कि व्याधिउपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम च। ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन बोला गया है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। सुश्रुत रेफरेंस याद रखेंगे हम हमेशा, सुश्रुत सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला, थोड़ा सा मतलब भी समझते हुए चलेंगे श्लोक का, जिससे कि आपको समझ आए और याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक शब्द आता है मोक्ष। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि आयुर्वेद के प्रयोजन में मोक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया है, किस आचार्य ने किया है। तो ये आप याद रखोगे कि मोक्ष शब्द का जो मोक्ष प्रयोग किया है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन आप सबको मालूम होगा, या तो वो चरक के श्लोक हो या तो वो सुश्रुत के श्लोक हो। फाइनल ईयर के बच्चे हैं, इंटर्न के बच्चे, इनको सब मालूम होगा। क्या बता सकता है कोई? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातृ का प्रश्न। बहुत अच्छी बात है। तो ये किसने बताया, किस आचार्य ने, किस आचार्य ने बताया है बेटा? चरक। चरक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ पे बोला है, किस चैप्टर में बोला है? सुश्रुत सूत्र 1। नहीं, चरक चरक संहिता में चरक सूत्र 1। तीसरा 1। नेक्स्ट किसने बताया बेटा? किसी ने 38 चैप्टर बोला। यस मैम, ठीक है, तीसरा। अभी मैं आपको आपका दूसरा होमवर्क दे रही हूँ। पहला होमवर्क क्या था आपका? आपको ये
ये याद टोटल योग रखना है, कितना है चरक संहिता में? टोटल टोटल योग योग कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पहला होमवर्क था, आपको याद ढूंढ के लाना है, नोट डाउन करना है कि चरक संहिता में कितने टोटल कितने योग बोले गए। अब आपका दूसरा होमवर्क ये होता है कि आपको ये याद रखना है कि चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन किस अध्याय में बोला है। दूसरा होमवर्क 30 ये रहा चैप्टर आपका। मैम, 30 चैप्टर। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको होमवर्क देती जा रही हूँ, ठीक ओके है। ओके आपको मैम। ये ढूंढना है और नोट डाउन करना है कि चरक, आचार्य चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन किस अध्याय में बोला है, क्योंकि किसी बच्चे ने फर्स्ट बोला, किसी बच्चे ने 38 बोला, ठीक है। तो ये आप ढूंढ के ले आओगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे से तीसरा लाइन, जो एक विमर्श में श्लोक आया है, जो मैंने मार्क करा है, आप लोग देख रहे हो। चतुर्णाम भीषगादीनाम सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साथ में अर्थात चिकित्सेत्यभिधीयते। ये श्लोक किसके लिए आया है? ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है चिकित्सा का लक्षण बताते समय आचार्य चरक ने ये डेफिनेशन दिया है, तो ये चिकित्सा का श्लोक है, ठीक है। और रेफरेंस क्या है? ये चरक सूत्र स्थान 9th नंबर चैप्टर का है, ठीक है। तो वहां पे आप नोट कर सकते हो कि ये चिकित्सा का श्लोक है, ठीक है। देखो, पूरे चरक संहिता में चिकित्सा का जो डेफिनेशन है वो 2 जगह आया है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्णाम भीषगादि नाम, ये चरक सूत्र स्थान 9th नंबर चैप्टर में है। दूसरा जो चिकित्सा का डेफिनेशन बोला गया है वो नोट डाउन कर लो, चरक सूत्र स्थान 16 नंबर चैप्टर में आया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। तो 2 चिकित्सा के डेफिनेशन बोले गए हैं। पहला जो डेफिनेशन आता है वो चरक सूत्र 9 में आता है, दूसरा जो डेफिनेशन आता है वो चरक सूत्र 16 नंबर चैप्टर में बोला गया है, ठीक है। ये दोनों चिकित्सा के डेफिनेशन है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो फाइनल के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चिकित्सा की परिभाषा लिखिए, चिकित्सा के टाइप्स लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि चिकित्सा का परिभाषा कहाँ कहाँ बोला गया और क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्णाम भीषगादि नाम, मैं इसका मतलब थोड़ा सा बताते चल रही हूँ। आपको पता है कि चिकित्सा के 4 पिलर होते हैं। यस मैम। क्या क्या होता है बेटा? चार पिलर क्या क्या बताए गए हैं? भीषक, द्रव्योपस्थाता, रोगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो 4 पिलर होते हैं सबको एकदम याद होना चाहिए कि चिकित्सा के 4 पिलर कौन कौन से बोले गए हैं। पहला होता है भीषक, दूसरा होता है औषध, तीसरा होता है उपस्थाता और चौथा होता है रोगी। मतलब एक तो डॉक्टर हो गया, दूसरा हो गया मेडिसिन, तीसरा हो गया जो नर्स होती है, एंड चौथा होता है कि जो पेशेंट होता है। इन्हीं चारों को मिला के चिकित्सा के 4 पिलर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं चारों को लेके ही अपने सारे ट्रीटमेंट और जो भी अपने काम होते वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया चतुर्णाम, मतलब जो 4, भिषग आदि नाम, भिषग इटसेल्फ, भिषग और ईटीसी, मतलब भिषग और +3 जो बोले गए, ठीक है। सस्तानाम धातु वैकृते, मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का धातुओं में कोई विकृति आती है, मतलब कोई डिजीज अगर हो गया, तो डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ विकृति आई है, या तो दोषों में या तो धातुओं में, ठीक है। तो उस विकृति को हम प्राकृत अवस्था में कैसे ले आएंगे और कैसे धातुओं को साथ में अवस्था में ले आएंगे, ठीक है। यही मिलके, इन्हीं चारों को मिलके हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे और जो विकृत धातुएं हैं उनको हम प्राकृत अवस्था में ले आएंगे, इसी को हम चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस याद रखेंगे, चरक सूत्र स्थान 9th नंबर चैप्टर का रेफरेंस है ये। देन आता है हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में भी एक श्लोक को मैंने हाईलाइट करा है, ये भाव प्रकाश का श्लोक है। ये आपको याद रखना है कि ये श्लोक किसने बोला है, किसने हरितकी के बारे में बताया है, तो भाव प्रकाश ने बताया है, ठीक है। क्या बोला है इस श्लोक में, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी, ठीक है। मतलब क्या है कि भाव प्रकाश ने जो हरितकी है, हरितकी को माता से कोरिलेट किया है, मतलब मदर से कोरिलेट किया है। क्यों? नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि कदाचित कुप्यते माता,
फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कभी कभी माता नाराज भी हो जाती है, बट नो दरस्ता हरितकी, बट हरितकी कभी नहीं होती, क्योंकि जो काम हरितकी करता है वो ऐसा कोई डिजीज नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं जहाँ पे हम हरितकी का यूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए हरितकी को माता से कोरिलेट किया है यहाँ पे। तो दूसरा आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि हरितकी को माता से कोरिलेट किस आचार्य ने किया है। तो याद रखना है आपको, आचार्य भाव प्रकाश ने हरितकी को माता से कोरिलेट किया है। ये रेफरेंस याद रखेंगे, हम रेफरेंस भी याद करते हुए चलेंगे। जिसको नहीं समझ आता है वो माइक ऑन करके पूछ सकता है मुझसे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आता है वो माइक ऑन करके पूछ सकता है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 3 से। श्लोक नंबर 3 में कुछ सिनोनिम बताए गए, और किसके सिनोनिम है? ये भेषज के सिनोनिम है, ठीक है? जब इसको काउंट करोगे ना शब्दों को, एक सेकेंड थोड़ा सा, जब इन शब्दों को काउंट करोगे तो 9 आते। देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि 9 नंबर किसके हैं? ये 9 सिनोनिम भेषज के बताए गए हैं। पहला होता है चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। ये जब काउंट करोगे तो 9 आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से सबसे ज्यादा आपको अगर कुछ याद रखना है तो प्रायश्चित वर्ड याद रखना है और प्रकृति स्थापन वर्ड याद रखना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रायश्चित किसका सिनोनिम है, ठीक है? तो इसको याद करोगे आप लोग, जब कई बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता है, जिस बच्चे को श्लोक इजिली याद हो जाता है वो श्लोक याद कर ले, जिसको नहीं याद हो रहा है वो तोड़ तोड़ के एक एक शब्द याद कर लो, ठीक है? श्लोक में याद रखने का एक ये फायदा होता है ना कि चीजें आपको सीक्वेंस में याद रहती हैं और कुछ भूलता नहीं है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। ये क्या है? ये भेषज के सिनोनिम या पर्याय हैं, ठीक है? यहाँ से ये कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे देख रहे हो श्लोक नंबर 4, ठीक है? अब नेक्स्ट ये श्लोक में क्या कह रहा है कि भेषज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो भेषज के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वास्थ्य ऊर्जस्कर और दूसरा आर्तस्य रोगनुत। मतलब क्या होता है? पहला जो स्वास्थ्य को मेंटेन रखे उसी को हम स्वास्थ्य ऊर्जस्कर कहते हैं, ठीक है? दूसरा आर्तस्य रोगनुत, मतलब पहले तो हमें खुद को बचा के रखना है। आप लोगों ने अभी प्रयोजन बताया कि प्रयोजन क्या होता है आयुर्वेद का? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब पहले हमें खुद को ठीक रखना है। देन अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी या कुछ दिक्कत आ जाती है, तब हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है? तो यही यहाँ पे भी कह रहा है कि भेषज 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वास्थ्य ऊर्जस्कर, मतलब जो स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, और दूसरा आर्तस्य रोगनुत, मतलब अगर कोई बीमारी हो जाती है उसको ठीक करने वाली मेडिसिन, तो उसी को कह रहे हैं रोगनुत, का मतलब रोगों को दूर करने वाली मेडिसिन, ठीक है? तो ये भेषज के 2 प्रकार हो गए, पहला स्वास्थ्य ऊर्जस्कर और दूसरा आर्तस्य रोगनुत। इसके बाद आता है, देखो विमर्श में भी कुछ लिखे गए हैं जो हमें याद रखना है। विमर्श में पहला लाइन देख रहे हो, पहला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थर्ड लाइन देखो कि भेषज के कितने प्रकार अन्य जगहों पे बोले गए हैं। यहाँ तो हमने देखा 2 प्रकार, स्वास्थ्य ऊर्जस्कर और आर्तस्य रोगनुत, बट इसके और भी कई सारे भेद होते हैं। तो यहाँ पे प्रभाव भेद से 3 प्रकार के बोले गए, ठीक है? पहला दोष प्रशमन, दूसरा धातु प्रदूषण
और तीसरा स्वास्थ्य वृत्त। ये जो टाइप्स है ये प्रभाव भेद से है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये जानना होगा कि प्रभाव भेद से भेषज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये याद कर रख लो। देन आता है हमारा नेक्स्ट श्लोक, भेषज। पहला तो हमने देख लिया भेषज के प्रकार, दूसरा है अभेषज। मतलब अगर कोई मेडिसिन ऐसा है जो ठीक करने की जगह और खराब कर रही है, उसी को हम अभेषज कह रहे हैं। तो अभेषज कितने प्रकार के बोले गए हैं? वो भी 2 प्रकार के, एक होता है बाधन और एक होता है सानुबाधन, ठीक है। बाधन का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करें? बाधन का मतलब जो देखो श्लोक में लिखा हुआ है विमर्श में, पहला बाधन का मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, आप लोग देख पा रहे हो? बाधन का मतलब होता है जो तत्काल कष्ट, हाँ अक्यूट कंडीशन, मतलब जो तुरंत इफेक्ट दिखाए। जैसे आप लोगों ने पॉइजन विष कुछ देखा कि किसी ने तुरंत विष खा लिया और उसका प्रभाव तुरंत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है विष, मतलब वो तुरंत प्राण घातक होता है, इसलिए हम उसको बाधन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है सानुबाधन। सानुबाधन का मतलब होता है जो थोड़ा देर से अपना इफेक्ट दिखाए, कुछ काल के बाद अपना इफेक्ट दिखाए। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है दूसी विष। दूसी विष का क्या मतलब होता है? वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती है, बिल्कुल दूसी विष जो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कि हम बहुत ही कम अमाउंट में किसी को विष दे रहे हैं, बहुत ही माइनर अमाउंट में, तो वो क्या कर रहा है, तत्काल प्रभाव ना दिखा के कुछ काल के बाद मे बी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद से अपना अगर जो भी प्रभाव दिखाता है उसी को हम कहते हैं सानुवादन, जो बाद में अपना प्रभाव दिखाए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, भेषज के 9 पर्याय बोले गए हैं, ठीक है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट हमें याद रखना है, भेषज के कितने प्रकार बोले गए हैं? 2 प्रकार, एक होता है स्वास्थ्य ऊर्जस्कर और दूसरा होता है रोगनुत। देन आता है अभेषज के कितने प्रकार बोले गए हैं? 2 प्रकार, एक बाधन और एक सानुबाधन, ठीक है। तो बाधन का एग्जाम्पल याद रखेंगे विष, जो कि तत्काल प्रभाव दिखा रहा है, और सानुबाधन का मतलब जो दूसरी विष है जो कुछ काल के बाद अपना प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चे सबको? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक देख रहे हैं, श्लोक नंबर 5। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम। अभेषज का मतलब होता है बेटा कि जो भेषज का क्या मतलब होता है, जो चीजों अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हमें उसको ठीक करना है, हम उसके लिए क्या ले रहे हैं? मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि अच्छा प्रभाव दिखा रही है हमारे ऊपर, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर कर रहा है। जैसे हमें सर्दी खांसी लग गई तो हमने एक मेडिसिन लिया जिससे हमारी सर्दी खांसी ठीक हो गई, वो हो गया हमारा भेषज। बट अगर हम कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है, उसी को हम कह रहे हैं अभेषज, जिसका एग्जाम्पल होता है विष। विष तो जानते ही हो वो क्या करता है? मृत्यु कारक होता है, ठीक है। उसी को हम अभेषज कह रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है उसको हम अभेषज कहते हैं। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो जो हम श्लोक नंबर 5 देख रहे थे, स्वास्थ्य ऊर्जस्करम यत्तु तद वृष्यम तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमने मतम। मतलब क्या है? हमने देखा कि भेषज 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वास्थ्य ऊर्जस्कर और एक आर्तस्य रोगनुत। अब इस श्लोक में क्या कहता है कि स्वास्थ्य ऊर्जस्कर जो मेडिसिन है, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने वाली जो दवाई है, उसका क्या प्रभाव होता है? तो उसका 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला एज ए रसायन, दूसरा वृष्य।
ठीक है, वो इस श्लोक में बता रहा है। देन नेक्स्ट शब्द क्या कह रहा है, प्रायः शब्दों विशेषार्थो उभयम उभयार्थ कृत। ये हम जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, वो खास करके लास्ट लाइन याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि उभयम उभयार्थ कृत, इस शब्द को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि उभयम उभयार्थ कृत ये शब्द कहाँ पे आया है और किसके लिए आया है। ये आया है रसायन अध्याय में। ठीक है, और यहाँ पे उभयम उभयार्थ कृत का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य ऊर्जस्कर मेडिसिन होती है या ड्रग्स होते हैं, वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला रसायन के तौर पे भी, और दूसरा वृक्ष के तौर पे भी। ठीक है, देन आते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं रसायन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एकदम लर्न होना चाहिए आपको, रसायन के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत 4 लाइन का श्लोक आपको दिख रहा है, बट श्लोक अगर जिसको याद होता है वो याद कर लो, नहीं याद होता है तो पहचानना सीख लो श्लोक को। बार बार जब पढ़ोगे ना, बार बार जब चीजें आपकी आंखों के सामने आएंगी तो आप पहचान जाओगे, एटलीस्ट ये तो पहचान जाओगे कि ये श्लोक किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है पहला शब्द देखो, दीर्घम आयु स्मृति। तो यहाँ पे दीर्घ आयु की बात कर रहा है, तो ये श्लोक रसायन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया। ये किसके लिए आया है ये श्लोक, पहला याद रखेंगे ये रसायन के लिए आया है, रसायन का गुण होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है वो लास्ट लाइन होती है, लाभोपायो ही सस्तानम रसादिनम रसायनम। इसको हम रसायन के डेफिनेशन के तौर पे भी याद रखते हैं। ठीक है, लाभोपायो ही सस्तानम रसादिनम रसायनम। ठीक है, लाभोपायो का मतलब होता है जो लाभ हो, लाभ जिस चीज से हमें लाभ हो, कौन सा लाभ, हमारे धातुओं को लाभ हो, हमारे शरीर को लाभ हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन, ऐसा कोई भी ड्रग्स जिससे हमारे शरीर को लाभ हो, हमारे दोष धातु उससे अच्छे हो जाए, उसी को हम कह रहे हैं रसायन। ठीक है, तो इस तरीके से हम श्लोक को याद रखेंगे, और अगर नहीं याद होता है तो कम से कम उसको पहचानना सीख लेंगे कि जैसे दीर्घम आयु है तो ये रसायन से रिलेटेड हो सकता है। या फिर थर्ड लाइन देखो, वाक सिद्धि प्रणति, जिससे हमारी वाक सिद्धि मतलब बोलने की क्षमता सही हो रही है, हम अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं। ठीक है, कांति हो रही है, मतलब हमारा शरीर का या बॉडी का टेक्सचर अच्छा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट लाइन कहता है लाभोपायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम। ठीक है, यहीं पे विमर्श में एक सारंगधर की श्लोक दी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रसायनम च तज्ज्ञेयम यत जरा व्याधि नाशनम। मतलब जो जरा, जरा का मतलब क्या होता है बता सकते हो, बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है बेटा, ओल्ड एज। ओल्ड एज। कहने का मतलब हम ओल्ड एज को तो नहीं दूर कर सकते, वो तो एक हमारा नेचर है। ठीक है, ओल्ड एज में होने वाली बीमारियों को जो हम दूर कर सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं, उसी को कह रहा है जरा। और व्याधि, व्याधि का मतलब कोई भी डिजीज। ठीक है, तो ऐसी भी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई ड्रग्स जिससे हम बुढ़ापे में या ओल्ड एज में होने वाली बीमारियों को ठीक करें, या फिर करंट में जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी अगर हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया, उसको हम ठीक करें, उसी को कह रहा है रसायन। तो रसायनम च तज्ज्ञेयम यत जरा व्याधि नाशनम, ये हम याद रखेंगे कि ये किसने बोला, ये सारंगधर ने बोला है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। सबको समझ आ रही है मैं जो पढ़ा रही हूँ? क्या मैं आप लोगों को सही से पढ़ा पा रही हूँ? आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। यस यस ठीक है, मैम। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने आप लोगों को 2-3 होमवर्क दिए हैं। ठीक है, सब लोग एक बार याद करना, पहले तो होमवर्क करना। मैंने बहुत छोटा सा होमवर्क दिया है, कोई बहुत बड़ा नहीं दिया है। दूसरा, आपको क्या क्या याद रखना है, पहले तो आप ये याद रखोगे कितने पाद होते हैं, कि हर एक पाद में कितने योग बोले गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हर पाद में
कौन कौन से योग बोलेंगे, नाम याद रखना है। जैसे कि शिलाजीत रसायन कौन से पाद में आता है, या फिर मेध्य रसायन का वर्णन किस पाद में आया है, या फिर आचार रसायन का वर्णन किस पाद में आया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक पाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन बोलेगी वो याद रखना है। देन हम याद रखेंगे भेषज के सिनोनिम, भेषज के प्रकार, अभेषज के प्रकार, और रसायन के डेफिनेशन, रसायन के गुण। ये आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। सब लोग पढ़ लोगे, याद करके आओगे कल? यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे एक बार जवाब दे दो, सारे बच्चे पढ़ के आओगे कल? यस यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके।